सभा की सदारत कर रहे हमारे मुफ्ती कामिल साहब, मंच पर बैठे हुए मेरे पार्टी के पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद मिनटों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो कौम के लिए पूरे देश में जगह जगह, कहीं बिहार में, कहीं यूपी में, कहीं बंगाल में भागे फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों, उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन कौम का दर्द उनके अंदर है, इसलिए वो जगह जगह भाग रहे हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग आने वाले समय में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचार सुने और उनकी जो पतंग का निशान है, जिसको भी वो यहाँ से अपने पतंग का निशान देकर भेज दें, पूरी यूपी के अंदर आप लोग उस पर मोहर लगाने का काम करो, आप लोग उसे वोट देने का काम करो। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आज आपको अपने बदन पर कौन से कपड़े पहनने हैं, इसके लिए आपको सोचना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको अपने घर पे कौन सी सब्जी बनानी है। तो इन सब चीजों की पाबंदी अगर आपको खत्म करनी है तो मेरे दोस्तों, मजलिस को अपना लो और मजलिस को वोट दो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाले समय में सिर्फ मजलिस को वोट देना और मजलिस के प्रत्याशी को जिताना। ज्यादा कुछ ना कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि फिर वक्त बहुत है और सब लोग बोलेंगे। इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज। उन पर मार दिया गया। लखनऊ के अंदर याद होगा, समीउद्दीन को मारा, उसकी पसली टूट गई, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। कौन गया, मैं पूछना चाहता हूं। नाम नहाज सेकुलर चपरासियों, मुसलमानों के वोटों के ठेकेदारों, मेरा सवाल तुमसे है। कासिम को मार दिया गया, 3 बच्चियां घर में यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई, रहने को मकान नहीं। मेरे कायद ने मुझे फोन किया, मैं आजमगढ़ में था उस वक्त। उन्होंने कहा, शौकत साहब जाइए हापुड़, बिलखुआ में गड़बड़ हो गई है। मैं पूरी रात गाड़ी चलाते हुए कासिम के घर पर गया। 1 लाख रुपया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने कासिम के परिवार को दिया। समीउद्दीन के पास इलाज का पैसा नहीं था। मेरे लीडर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में उस खबर को पढ़ी और कहा, शौकत साहब जाइए समीउद्दीन से भी मुलाकात कीजिए, अस्पताल में है, इलाज का पैसा नहीं है। मैंने जाकर के 50,000 रुपया इलाज कर दिया। हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, हमारे पास कोई एमपी नहीं है, हमारे पास कोई एमएलए नहीं है, अभी हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो हो सकता है टांडा के अंदर। अच्छा बताइए, आजकल किसानों की आवाज हर कोई उठा रहा है, अच्छी बात है, उठनी चाहिए। लोग कहते हैं किसान अन्नदाता है, यकीनन किसान फसल को उगाता है, हमारे दस्तरखान पे वो फसल सजती है। किसानों की बातों को मानना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन इसी प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका बुनकरों का है। टांडा के अंदर अंबेडकर नगर में एक बुनकर को, जो मस्जिद में अजान देते थे, मुअज्जिन थे, मार दिया गया। टुल्लू पंथ की चोरी के नाम पर मार दिया गया। अब्दुल कादिर नामी शख्स को कोई नहीं गया, पूछने वाला कोई नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जाकर के वहां पर 50,000 रुपए की मदद उस परिवार को की। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी, 20% की तादाद है आपकी। अगर आप ये चाहते हैं कि समाजवादी से 40 एमएलए जीत जाएगा, तो वो मेरी आवाज बनकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बोलेगा। बहुजन समाज से जीत करके जाने वाला मुसलमान मेरा नुमाइंदा होगा, कभी नहीं हो सकता आपका नुमाइंदा। अगर वो आपका नुमाइंदा होता तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में CAA NRC के लिए कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चपरासी भी खड़े होते मेरे लीडर के साथ। ट्रिपल तलाक पर जो शरीयत में मुदाखलत की जा रही थी,
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर कोई खड़ा था तो सिर्फ दो शख्स खड़े थे, एक मेरे कायद और इम्तियाज जलील साहब खड़े थे। मेरे आका की शरीयत को शहीद कर दिया गया। कांग्रेसी मुसलमान एमपी खामोश रहा, समाजवादी का मुसलमान एमपी खामोश रहा, CAA-NRC के मामले पे खामोश रहा। आज लोग कहते हैं कि NRC पे सबसे बड़ी आवाज कांग्रेस पार्टी की है। प्रियंका गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं मैडम आपसे सवाल करता हूं, 11 दिसंबर 2019 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किसने बिल को फाड़ा था? किसने फाड़ा था? किसने फाड़ा था? कांग्रेस के लीडरों ने फाड़ा था, समाजवादी पार्टी के चपरासियों ने फाड़ा था, हमारे कायद बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब ने फाड़ा था। और 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला एहतजाज 53 जिलों में NRC को लेकर के अगर किसी ने किया था, उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया था। हमारी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों, अगर आप सोचते हो ये 40-45 जीत करके चले जाएंगे, आपकी आवाज बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। ये गूंगे हैं, बहरे हैं, इन गूंगे और बहरों को नुमाइंदा बना करके मत बोलिए, मत भेजिए। ये कभी अगर बोलेंगे भी तो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से बोलेंगे। हर पार्टी का अपना संविधान होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 60% यादव ने जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपको मालूम है? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपका खेत नहीं है, आपके बाग बगीचे नहीं है, आपकी 4 मंजिला इमारतें नहीं है, आपके पैसे नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिस सियासत को हमारे बड़ों ने कहा, मुसलमानों ये सियासत तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है। हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। 1947 में दिसंबर के महीने में रिफायाम कलम में मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदारत में एक कन्वेंशन बुलाया गया, मुसलमानों से बैत ली गई, कहा गया मुसलमानों तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानना, कांग्रेस के कायदीन को अपना कायद मानना, कांग्रेस के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रख करके हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या ये बात सच नहीं है? यही पश्चिमी यूपी का इलाका, यही मुरादाबाद के अंदर 500 लोगों को भून दिया गया ईदगाह के अंदर। किसकी हुकूमत थी? 30,000 से ज्यादा दंगे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान में हुए, किसकी हुकूमत में हुए? कांग्रेस पार्टी के। यही मेरठ है, हाशिमपुरा, धमाके आप नहीं भूल सकते। 47 नौजवानों को रात को 12 बजे PSC की वैन में डाल करके ले जाकर के गंग नहर में गोली मारी गई। किसकी हुकूमत थी उत्तर प्रदेश के अंदर? 6 दिसंबर समाजवादी नहीं, कांग्रेस की थी। इसी उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इसकी हुकूमत थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की हुकूमत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी, सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत थी। आप मुझे बताइए क्या मिला आपके लिए? किसी ने आवाज उठाई? 92 के बाद मुसलमान नाराज हुआ, समाजवादी पार्टी का रुख किया। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, मुसलमानों ने लब्बैक कहा, मुलायम सिंह को अपना नेता माना, जिंदाबाद के नारे लगाए। सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे बड़ों ने कहा मुलायम सिंह यादव हमारे नेता, हमने लब्बैक कहा। 7% यादव को हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मरतबा इस प्रदेश का इख्तियार दिया कि नहीं दिया? लेकिन क्या आप बताइए मुझे वो रिपोर्ट, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, टुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान गोपाल कमीशन की रिपोर्ट ने जो कहा था कि मुसलमान इस देश के अंदर दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। समाजवादी की 4 बार हुकूमत बनाने के बाद क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तुम्हारे हालात में कुछ बेहतरी आई? नहीं आई। क्या तुम्हारे इलाकों में स्कूल खोले गए? क्या तुम्हारे इलाकों में अच्छे अस्पताल खोले गए? क्या यहां पर तहसील बन गई? क्या यहां पर बस अड्डा बन गया? क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? कैबिनेट मिनिस्टर है ना,
अरे एक की 4 बार हुकूमत रही, दूसरे की भी 4 बार हुकूमत रही, तो क्या आप सपा बसपा नए नौजवानों को लड़ा करके 302 307 का मुकदमा खाली कराना जानते हो? हाँ? आप झूठे मुकदमे करा करके आप इन लोगों को, इन नौजवानों को जेल में डालते हैं। और हमारे एसएचओ साहब माशाअल्लाह जेल के अंदर थाने तक पहुंचे, फिर वहां बात होने लगती है ना, फिर वहां बात होती है इतना तो छोड़ देंगे। एक पार्टी ले जाकर के थाने में बैठवा देती है, दूसरी पार्टी पैसा देके छुड़वा के लेके आती है। यही खेल हो रहा है ना। मुसलमानों समझो इस चीज को। 7% यादवों ने अपनी हुकूमत बनाई। आज उत्तर प्रदेश का कोई थाना नहीं जहां यादव का बेटा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां यादव का बेटा नहीं है। जाटो 11% उत्तर प्रदेश में कितना है? 11। दलित कितना है मालूम है आपको? दलितों की उत्तर प्रदेश में 16 जातियां हैं, लेकिन 15 जातियां दलितों की बीजेपी के साथ है। एक जाति जो जाटो है वो 11% है उत्तर प्रदेश में। वो अपनी पार्टी, अपने झंडे, अपने लीडर के साथ आज भी है। काशीराम, ये आप समझ रहे हैं दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, जुल्म नहीं हुआ, हमसे ज्यादा इन पर जुल्म हुआ। इनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि जमीन पे ना थूके, इनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि पैरों के निशान ना रहे। इन्हें नल से पानी नहीं लेने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं लेने देते थे। इनकी बहन बेटियों के साथ जिना होता था, बलात्कार होता था। जब ये शिकायत लेकर के प्रधान या मुखिया के पास जाते थे तो इन्हें थप्पड़ मारा जाता था। काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले, दलित बस्तियों में, जाटों के इलाकों में जाकर के कहा, ऐ जाटो, जब तक तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपना नीला परचम नहीं बनाओगे, जब तक तुम काशीराम को अपना नेता नहीं मानोगे, जब तक तुम मायावती को अपना लीडर नहीं मानोगे, जब तक तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े उतरते रहेंगे। ये अल्फाज थे माननीय काशीराम जी के। जाटों ने उस बात को समझा जिस कौम को लोग स्कूलों में बैठने के लिए बेंच नहीं देते थे, जिस कौम को लोग इंसान नहीं समझते थे, जिस कौम के साथ नाइंसाफी होती थी, उस कौम का नुमाइंदा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 130 की तादाद में रहता था। कितना? 130 SC ST सीटें रिजर्व है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहता था, लेकिन उसका मुंह नहीं खुलता था। इसलिए तो मान्यवर काशीराम जी ने अपनी पार्टी बनाई, और जब अपना डंडा, अपना झंडा बनाया तो किसी के सामने जाकर के बेवाओं की तरह गिड़गिड़ाया नहीं, बल्कि अपनी सियासी ताकत को मजबूत किया। मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। सियासत ही ये तय करती है कि राशन की दुकान पे 5 किलो मिलेगा चावल या 6 किलो मिलेगा। सियासत ही ये तय करती है कि एक चाय वाला खड़ा होकर के कहता है 1500 का नोट बंद। ये सियासी कुव्वत थी, ये सियासी कुव्वत की बुनियाद पर ही हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई। जाटों ने अपना झंडा बनाया, अपना लीडर बनाया, 4 मरतबा उत्तर प्रदेश में हुकूमत की। आज कोई ऐसा थाना नहीं, आज कोई सरकारी दफ्तर नहीं जहां पर जाटों का बेटा न हो। मुसलमानों, आप कहां हो? आप कहां हो? अरे किठौर में ये पढ़े लिखों का शहर है। 90% नौजवान पढ़ा लिखा है जो बेरोजगार है। इसके पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं? सपा वाले बसपा वालों के ऊपर, बसपा वाले सपा वालों के ऊपर 307, 302, 452, 323, 504, 506, 147 CL आए दिन यही कर रहे हैं। अभी हम लोग मेरठ जाना चाह रहे थे, हमारे सदर साहब, हमारे कारपोरेटर की हत्या हो गई। जुबैर अंसारी साहब से मिलने उनके घर पे SHO साहब कह रहे हैं वहां नहीं जा सकते, परमिशन नहीं। SHO साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी के घर पे जाने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप बाबा को आने से नहीं रोकते हैं, आप बाबा को आने से नहीं रोकते हैं, आप अखिलेश को आने से नहीं रोकते हैं, तो आपको कौन सी परेशानी है? क्या आपको भी मोहब्बत हो गई हमारे लीडर से क्या? प्लीज गलत काम किसी के दबाव में आकर के ऐसा मत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेरठ की सरजमीन पर उसी विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला मेरे कायद अगला जलसा अगले महीने में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है, जात और बिरादरी से ऊपर उठिए, कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़ सियासी पर इकट्ठा होना है। हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, हम किटौर नहीं लड़े थे। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेट मुसलमान दे देती है, तो मुसलमान और बिरादरी के नाम पर 3 हिस्से में बढ़ जाता है। फायदा किसको होता है? फायदा किसको होगा? बीजेपी को। और हम पे इल्जाम क्यों लगाते हैं भाई? मेरे भाई समझो इस बात को, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते की हो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप आजकल टीवी में देख रहे होंगे, हम उत्तर प्रदेश में ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत गठबंधन बनना चाहिए ताकि हम बीजेपी को रोक सके। हम ये चाहते हैं, लेकिन जिस समाज के पास 3% वोट है, जिस समाज के पास 2% वोट है, अखिलेश यादव उससे अलायंस करने को तो तैयार है। जिस समाज के पास 20% जो समाज है, उस समाज से अलायंस करने को तैयार नहीं है। अब समझो इस बात को, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि आप नेता बने, ये चाहते हैं आप डिस्पोजल गिलास बन करके आप इस्तेमाल होते रहे। लेकिन अब हमें इस्तेमाल नहीं होना। अलायंस हुआ तब भी, नहीं हुआ तब भी, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तोड़ के दरिया पार करो, तोड़ के दरिया पार करो। हम तो उत्तर प्रदेश लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और सुनिए, हम उत्तर प्रदेश में 100 सीट को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब चूंकि हमारे लीडर को जाना भी है और मैं आपके सामने आपके कायद बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ये सब देखकर कि हम चंद हैं, लेकिन आपस में इतना इंतशार है कि हम स्टेज पे उसका मुजाहरा कर रहे हैं। मतलब हमारे राष्ट्रीय सदर के स्टेज पर हम इसका मुजाहरा कर रहे हैं कि हम आपस में चंद ही हैं, आपस में इतना इंतशार है। बड़ा अफसोस होता है। ऐसे हम इंकलाब की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंकलाब ला देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अफसोस होता है कि चंद लोग जब इकट्ठा होते हैं तो आपस में इतना इंतशार होता है, उसे ही देख के लगता है कि हम क्या मुत्तहिद होने की बात करते हैं। वो दीवाना जो 2000 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है, उसे ना तो यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ना है, ना एमपी का चुनाव लड़ना है, उसे यहीं से आपके बीच में से किसी को एमएलए बनाना है, किसी को एमपी बनाना है। वो दीवाना आपके बीच में आ रहा है और आप आपस में लड़ रहे हो, आपस माइक पे बोलने के लिए आपस में इंतशार फैला रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। जब तक आपस में अपने आप को बिल्कुल हल्का नहीं कर लोगे, एक दूसरे के आगे झुकाव नहीं पैदा करोगे, तब तक मुत्तहिद की बात आप ना करो तो ज्यादा बेहतर है। और मेरी फिर से दरख्वास्त है कि बैरिस्टर साहब यहाँ से सिर्फ 1-2 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये जो फिर से इस गैलरी में लोग आ चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी आप लोग वहां से आकर बीच मैदान में आ जाए। ये पंडाल हजारों का, लाखों का खर्चा आपके लिए किया गया है, किसी और के लिए नहीं किया गया है। वो रास्ता बनाया गया है, उसको
ये छोड़ दे। जितने भी भाई हैं सब लोग यहाँ आ जाए। और मेरी फिर से स्टेज वालों से अपील है कि बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्टेज को खाली कर दे। जो लोग जिम्मेदार नहीं है, जो सिर्फ फोटो खिंचाने के मकसद से स्टेज पर है, उनसे दरख्वास्त है कि जिंदगी में बहुत मौके आएंगे, बहुत सभाएं होंगी, कहीं भी आप अपना फोटो खिंचा लेना, लेकिन जो हमारा मकसद है हमें उस मकसद से पीछे नहीं हटना है। हमें इत्तेहाद की बात करनी है, हमें मुत्तहिद होना है, हमें एक छत के नीचे आना है, एक परचम के नीचे आना है, एक झंडे के नीचे आना है और इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को जिताकर ऐवान असेंबली में भेजना है इंशाअल्लाह। देश में हो कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। इसलिए मैं मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई ये सब समझते हैं, मेरे भाई पीछे को मत करिए कैमरे को। मेरे से ज्यादा खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है आगे कोई? मेरे भाई आगे को देखिए, अभी मेरे कायद आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अब मैं इनके बाद जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं फौजी तस्लीम अहमद, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दो चीजों को बड़ी इज्जत दी जाती है। एक सरहद पर मातृभूमि हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाला नौजवान और दूसरा जमीन का सीना फाड़ कर खेती उगाने वाला किसान। अगर किसान और जवान ना हो तो इस देश की रक्षा कौन करेगा मेरे भाई? मैं भावी प्रत्याशी फौजी तस्लीम अहमद को दावत देता हूं कि भाई आप दोनों अपने ख्यालात का इजहार करें, इसलिए कि बैरिस्टर साहब इंशाअल्लाह करीब पहुंचने वाले हैं। बस आजाद हुआ था उस वक्त दो पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। मेरे भाइयों, हमने मुस्लिम लीग छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया। मेरे भाई कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को वोट दिया, तो मेरे भाइयों कांग्रेस ने हमें सिला क्या दिया? सन 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी। सन 1950 में कांग्रेस ने उसमें ताला लगवा दिया। मेरे भाइयों, सन 1984 में कांग्रेस ने ताला खुलवाकर उसमें मूर्तियां रखवा दी। मेरे भाइयों, तो सन 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये हमें कांग्रेस की सिला दिया। मेरे भाइयों, 1987 में मेरठ दंगा कराया गया। मेरे भाइयों, मेरठ के नौजवान साथियों को उठा कर उन्हें गोली मारकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री मेरठ में बैठ गए, नौजवान साथियों को उठाकर मुरादनगर की नहर में डाल में गोली मार लगवा देता है। मेरे भाइयों, कांग्रेस ने हमें ये दिया। मेरे भाइयों, समाजवादी ने हमें दिया। सन 1992 के बाद हमने समाजवादी पार्टी चुनी, उसने भी हमें मुजफ्फरनगर दंगा दिया। मेरे भाइयों, उसमें हजारों नौजवान साथी मारे गए, हजारों घर तबाह हो गए। मेरे भाइयों, मैं गया था 2013 में, मैं गया 2013 मुजफ्फरनगर। मेरे भाइयों, वहां पर मेरी माएं, मेरी बहनें वहां पर रो रही थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों के साथ में वहां बलात्कार हुआ और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सैफई में दंगा नाच करवा रहे थे। मेरे भाइयों, वहां पर छोटे छोटे बच्चे, मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे, मेरी माए बता रही थी, ईख के खेत में भूखे प्यासे दुपक के बैठे थे। वो छोटे छोटे बच्चे भूखमरी के मारे मारे गए। मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों, मैं आपके कम टाइम है, एक शेर के साथ आपकी बात खत्म करता हूँ। पराए पर से उड़ सकते हैं जान हद से हद दीवारों तक, पराए पर से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंदर तक वही उड़ेगा जिसमें अपने पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। इनको कुछ बिरयानी नहीं खिलाओ यार, जान नहीं है मैं बिल्कुल भी। पीछे से तो बिल्कुल कुछ नहीं है। एक बार और कोशिश करते हैं। आपको मालूम है शेर जब दहाड़ता है उसकी आवाज जंगल में कहां तक जाती है? 8 किलोमीटर तक जाती है। और यहाँ इतने शेर हैं, इनकी आवाज जो है कितने किलोमीटर जाती है? भाई जो बराबर बैठे, तुम भी थोड़ा समर्थन साथ देना थोड़ा इनका। तुम भी तस्लीम भाई, इनको कुछ बिरयानी खिलाओ, कुछ है। सर ऐसा है, ये एक जयकारा बोलेंगे अभी मेरे साथ।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा लगा कि कुछ है जान। अच्छा मुझे एक बात कहिए सबने, क्योंकि समय कम है, समय कम है, मैं ज्यादा लंबी तहरीर में नहीं जाऊंगा। मुझे एक चीज बताइए कि सबने अपना अपना सीएम बनाया ना? पंजाब में सिखों ने अपना सीएम बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, AIM, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। जी मैं समय कम है, मैं बहुत समय आपका कम लूंगा, धूप भी बहुत हो रही है। असद साहब भी आने वाले हैं, बिल्कुल रास्ते में है। मैं यही पूछूंगा, आपको मालूम है हर किसी ने, हर मजहब के आदमी ने अपना सीएम बनाया ना? सिखों ने पंजाब में बनाया, दलितों ने मायावती को बनाया, यादवों ने बनाया सबने। आजकल जो सीएम है वो भी आपको मालूम है हिंदुओं के सीएम है ना? तो हमारा सीएम कब बनेगा? मुसलमानों का सीएम कब बनेगा? अगर हम लोग शौकत अली साहब को अगर सीएम बना के लाए तो क्या सही है, उनकी बुराई होगी? हम लोगों को अच्छा लगेगा हमारा सीएम बन के आएगा, मुस्लिम कम्युनिटी का सीएम बन के आएगा। और उसी में अगर हमारा पीएम अगर मुस्लिम बन जाए तो हमारा पीएम अगर मुस्लिम बन जाए तो उसमें दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा जो भी एमएम का, जो भी बाशिंदा यहाँ पर आए, जो भी आपसे वोट मांग रहा है एमएम का, आप उसको वोट दें। जब आप उसको वोट देंगे यहाँ से एमएलए निकलेगा तो ऐसे सीएम भी निकलेगा। जब सीएम निकलेगा तो फिर पीएम भी निकलेगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पीएम बना दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? तो अगर उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर पीएम बनाना है तो हमें एक एक वोट को देख के चलना पड़ेगा। और हमेशा जो एमएम को वोट देंगे जिससे सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, और उसके बाद बस आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ में आता। और मैं एक चीज आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक बार 1 से लेकर 10 तक की गिनती होती है, 1 से लेकर 9 तक की, थोड़ा आराम से समझना इसको। एक बार 9 ने 8 में थप्पड़ मारा, 8 ने अपने छोटे 7 को थप्पड़ मार दिया, 7 ने अपने छोटे 6 को थप्पड़ मार दिया, 6 ने अपने छोटे 5 को थप्पड़ मार दिया, और ऐसे ही 2 ने अपने छोटे 1 को थप्पड़ मार दिया। और जब 1 ने आगे देखा तो आगे 0 था। अब 1 ने कहा कि इसको क्या थप्पड़ मारूं? 1 ने क्या किया, 0 को अपने साथ जोड़ लिया। जब 0 को अपने साथ जोड़ लिया वो क्या बन गया? आप भी सिखों को अपने साथ जोड़िए, दलितों को अपने साथ जोड़िए, हम क्या बनेंगे? बस 9 से बड़ा 10 बन जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है, जहां भी कोई सिख मिले हमें, आप उसको सत श्री अकाल करिए, जहां भी कोई दलित मिले उसको आप नमस्कार करिए, आप सबको जोड़ के चलना है आपने। बस मैं इन्हीं बातों के साथ आपको कहूंगा। और जो भी एमएम से जो भी बाशिंदा है, जिसको भी अपॉइंट किया जाए यहाँ पर, जिसको भी टिकट मिलती है, आप उसको वोट कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप उसको वोट कीजिए। अगर पीएम असदुद्दीन ओवैसी को पीएम बनाना है तो यहाँ के बाशिंदे को आपको वोट करनी पड़ेगी। अगर शौकत अली का पीएम बनाना है तो यहाँ के बाशिंदे को वोट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है तस्लीम भाई आपके बीच में आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करके जा रहा हूं कि आपने वोट करनी है, एमएम को वोट करनी है। जय हिंद, जय भारत। हमारे लीडर और इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तशरीफ ला रहे हैं और दूर दराज से आए हमारे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े लीडर, हमारे प्रदेश के महासचिव, प्रमुख महासचिव हमारे शमीम तुरक साहब, DS बिंद्रा साहब, और तमाम जिलों से आए मेरे प्रेसिडेंट, और आप लोगों की मौजूदगी में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई की सआदत मिली है वो सरजमीन हिंदुस्तान की आवाज है। और एक वक्त का सवाल है नौजवानों कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। अपनी तकरीर करने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं, अगर ये बात हमारे समझ में आ गई तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। अगर ये बातें हमारे समझ में नहीं आई तो याद रखना, हिंदुस्तान के मुग़य्यिर नौजवानों से कह रहा हूं,
वतन के फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आजादी के बाद से ही मुसलसल हमारा इस्तेहाल शुरू हुआ जी साथियों। आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज तमाम पार्टियों को हमने 75 सालों से हमने तमाम पार्टियों को वोट दिया, लाभ दिया, अपना कायद, अपना रहबर, अपना अमीर बना, लेकिन किसी पार्टी के कायद ने, किसी पार्टी के रहनुमा ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम नहीं किया। हमारा मानना है न हम सफर न किसी हम नशे से निकलेगा। ऐ मेरे कांग्रेस सपा बसपा के गुलामी करने वाले, इन्नल्लाह में साबरी बड़ी मार रखने वाले, इस नासिर जवाब की आवाज अगर तुम्हारे काने में गूंजेंगे तो सुनो। न हम सफर न किसी हम नशे से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और ऐ दिल, मुझे रखने दो, मुझे जंगी है तो पानी यही से निकलेगा। और मैं जानता था जहरीला ताज बनकर मेरा जुलूस मेरी आस्ती से निकलेगा। आज साथियों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो डर गया वो मर गया। उठाओ तारीख करने को, जो मुसलमान रहेगा ये खौफ रहेगा। उठाओ तारीख रखने को नौजवानों, जिस परचम के खातिर, जिस परचम के खातिर हजरत बिलाल हबशी को तपते हुए रेत पर उड़ा दिया गया था, मगर डर को अपने करीब नहीं आने दिया था। जिस परचम के खातिर हजरत सुमैया को शर्मनाक तरीके से शहीद कर दिया गया था, मगर डर को अपने करीब नहीं आने दिया था। जिस परचम के खातिर दौरान नबूवत में 356 सहाबा-ए-किराम शहीद हुए थे, मगर डर को अपने करीब नहीं आने दिया था। इसी एक शेर के साथ में, टाइम बहुत कम है, इंशाअल्लाह मैं विदा लेता हूं इस शेर के साथ में कि महमूद से आजाद से इंसान हम ही थे। महमूद से आजाद से इंसान हम ही थे। अशफाक हमीद और नजीब खान हम ही थे। और लाए थे जो आजादी का तूफान हम ही थे। लाए थे जो आजादी का तूफान हम ही थे। हर दौर में भारत के निगहबान हम ही थे। और कुर्बानी के रिश्ते को, अरे कुर्बानी के रिश्ते को गलत तोड़ दो कैसे? अरे कम वक्त के जमीन ना है, इसे छोड़ दो कैसे? वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू भी तेरी आंखों से निकल सकते थे। हम तो ठहरे रहे एक झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। नौजवानों, बुजुर्गों, आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट का वक्त लेकर चंद बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज हालात बद से बदतर और पानी सर से ऊंचा, इसके बावजूद भी हमारे समाज के बीच से आवाज ये आती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भाई, मेरी गुजारिश है कि जो हमारे नौजवान दोस्त बैठे हैं वो बराए करम पीछे जगह लें, सहयोग करें, प्रोग्राम को सजाने का काम करें। इसलिए आज हालात बद से बदतर हमारी समाज के जो असरदार, समझदार, डिग्री होल्डर लोग हैं वो आज भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताने का काम कर रहे हैं। हम उन तक आपके माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ये आज की कोई नई बात नहीं, बल्कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी डॉक्टर मसूद से लेकर के, जब डॉक्टर मसूद भी अपने कारवां को लेकर के आए थे तो वही समझदार, असरदार लोग भी डॉक्टर मसूद को भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते थे। इसलिए हमारा कहना है कि इस देश में जब जब मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम सियासी पार्टी, मुस्लिम तुम्हारा झंडा मैदान में आएगा तो इस देश और प्रदेश के वही 2% मुसलमान जिनका चुनाव निशान जेब और पेट है, वो इस देश में उस मुस्लिम क़यादत को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताने का काम करेंगे।
अकल हैरान और जहन परेशान है कि इसी देश में 1.5% जार भाई सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल माननीय चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के लिए वोट मांगता है। इस देश में किसी झंडे और किसी नेता के लिए वोट नहीं मांगता। इसी देश में 4% बनिया भाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगता है। इस देश में किसी की रैली में नहीं जाता, किसी का झंडा नहीं लगाता, किसी का नारा नहीं लगाता और कमल के फूल के अलावा किसी को वोट नहीं देता। इसी देश में 7% यादव भाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का झंडा लगाता है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के नारे लगाता है, सिर्फ और सिर्फ साइकिल को वोट देने का काम करता है। इसके अलावा ना तो किसी की रैली में जाता है, न किसी का नारा लगाता है और न किसी निशान को वोट देता है। इसी देश के अंदर 11% दलित भाई सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती की जिंदाबाद के नारे लगाता है और सिर्फ हाथी को वोट करता है और इस देश में किसी की पार्टी, किसी के झंडे, किसी की रैली में जाने का काम नहीं करता। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, और इसी देश और प्रदेश में रहने वाला 20% मुसलमान आजादी के 75 सालों में इस देश में कोई ऐसी पार्टी हमने नहीं छोड़ी कि जिसका झंडा न लगाया हो, जिसका नारा न लगाया हो, जिसके निशान पर हमने वोट न दिया हो, जिसकी रैली में हम न गए। लेकिन आज हमारे मसाइल दर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें खुद सोचना होगा, अपने पैरों पर खड़े होकर के जद्दोजहद कोशिश करनी होगी कि हमें जब तक हम अपने पैरों पर जद्दोजहद कोशिश नहीं करेंगे तब तक इस देश में हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। और खासतौर से हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आज मुसलमान पैगाम दे रहा है क्षेत्र में। आज के इस जलसे को कामयाब न होने देने में भी लोगों का अहम रोल रहा है। अभी अब फकत होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा और जिंदगी पाने के लिए बेमौत मरते क्यों हो, जिंदगी पाने के लिए बेमौत मरते क्यों हो, जब शाह बेईमा हो तो सैता से डरते क्यों हो। मजलिस एक सोच, एक फिक्र, एक मिशन, एक हक और बच्चों का मुस्तकबिल है। मजलिस है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर आप मजलिस को जिंदा करेंगे तो अपने हकाइक को जिंदा करेंगे। जिस तरह सियासी, विनोद भाई से गुजारिश करता हूँ मंच पर आ जाएं। जिस समाज की सियासी आवाज नहीं होती उसके हक को दबा दिया जाता है। मैं 1947 से लेकर 1975 तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, सपोर्ट दिया और बेशक उनको वोट देते गए, लेकिन हमें मिला क्या? सिर्फ रुसवाई और दंगे। इसी तरह 1977 में जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी जनता पार्टी, जिसमें आरएसएस की सारी तंजीमें शामिल थी, लेकिन मुसलमानों ने बेशक और कोई अपनी शर्त न रखते हुए उसका साथ दिया, लेकिन मिला क्या? रुसवाई, दंगे और झूठे वादे। शिव नारायण प्रताप सिंह की पार्टी 1989 में जनता दल और बीजेपी के साथ समझौते से बनी, लेकिन मुसलमानों ने बेशक उनको वोट दिया, मिला क्या? रुसवाई और झूठे वादे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह की सरकार बनी, मिला क्या? झूठे वादे। बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश यादव की सरकार गठबंधन की चली, मिला क्या? झूठे वादे। इसी तरह तमाम प्रांतों का हाल है। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी से जो गठबंधन किया 1989 में, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन आपका कायद बीजेपी के खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। लालू प्रसाद यादव बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। 1990 में हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनको भी वोट दिया। मायावती बीजेपी से गठबंधन करती है 1995 में, हमने उनको भी वोट दिया, सपोर्ट दिया और 3-4 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मिला क्या? झूठे वादे। इसी तरह पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी भाजपा से गठबंधन किया 1990 में, लेकिन क्या हुआ? आज वो असद साहब का नाम लेना पसंद नहीं कर रही। जो भाजपा के साथ थे वो आज असद के नाम से गिरस रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों,
जिस कौम की कोई क़यादत नहीं होती उसकी कौम के बच्चों को इसी तरह मारा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, लव जिहाद के नाम पे मारा जाता है, इसी तरह सताया जाता है। आपको सोचना पड़ेगा कि अपनी क़यादत अगर जिंदा करनी है तो आओ मजलिस की तरफ, आओ हक की तरफ, आओ अपने हक़ाइक़ की तरफ। अगर नहीं आए तो मरते रहो, फिर शोर मचाते क्यों हो। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज मजलिस आपके बीच में है और आपकी तरफ वो आंख उठा के देख रही है। अब हमें सोचना है कि अपनी क़यादत को जिंदा करना है या गुलामी करनी है या चापलूसी करनी है। आज असद साहब अखिलेश यादव से कहते हैं कि आओ मैं गठबंधन करने को तैयार हूं, लेकिन आज अखिलेश यादव इस बात से घबरा रहे हैं कि ये 100 सीटों पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें से काफी सीटें जीतेंगे। गठबंधन जो समाज 2% जो जाट है उनसे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश तैयार है, लेकिन आप 20% हैं, आपको साझेदार करने के लिए तैयार नहीं। ये सोचने का मौका आपने 1917 में 1997 में बहन कुमारी मायावती से कहा कि बहन जी मैं आपके साथ गठबंधन करना चाहता हूं, मैं आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया। लेकिन अजीत सिंह की पार्टी, जाट समाज के लोग, अजीत सिंह कहते हैं कि हम आपसे गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन असद साहब ने कहा कि सन 2013 का दंगा मुझे याद है, जिस तरह आपने हमारी माँ बहनों की इज्जतरेजी की, हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते, ऐसा आपका कायद है। आप अपने कायद को अगर बुलंद देखना चाहते हैं तो जो मजमा यहाँ है मौजूद, एक इत्तेहाद कीजिए, एक इत्तेलाफ कीजिए, एक हक के लिए आप आवाज उठाइए। इंशाअल्लाह ये मजमा ही पूरे मजमे के लिए काफी रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को जो खत्म करने जा रहा हूँ, न समुंदर तलाश कर, न दरिया तलाश कर, न समुंदर तलाश कर, न दरिया तलाश कर, जो राय हक हो वो रहबर तलाश कर। असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके शहर में तशरीफ फरमा चुके हैं। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों की मोहब्बत चाहते हैं। अहले किथौर को मैं आवाज देकर उसके जमीर को जगा देना चाहता हूँ। अहले किथौर के लोग और आसपास की विधानसभाओं के लोग और यहाँ बैठे मेहमान खुसूसी मेरी बात पर तवज्जो दें। अगर आज भी आप सेकुलरिज्म की जो दुआई देने वाली सेकुलर पार्टियां हैं, अगर आप उनके झांसे में रहेंगे और अपने वक्त और अपनी वोट और अपनी जान को बर्बाद करते रहेंगे तो खुदा की कसम आपका भला नहीं होगा। पूरी दुनिया की रंगत, पूरी दुनिया के हालात यकसा तब्दील हो रहे हैं, आप दुनिया के हालात तब्दील होते हुए देख रहे हैं। मैं केवल आपसे यही बात कहता हूं कि अगर आपको हमारे दरमियान में हापुड़ से हमारे हापुड़ जिला अध्यक्ष तशरीफ फरमा चुके हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और महिला प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष कंचन देवी भी हमारे बीच मौजूद है, इनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे विधान मंडल अध्यक्ष फुरकान चौधरी साहब, विधानसभा अध्यक्ष अजय हयाती साहब, नेताजी इफ्तिखार साहब, हम्माद आजम साहब, सादाब चौधरी साहब और तमाम जितने जिम्मेदार हमारे साथी स्टेज पर तशरीफ फरमाए, सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, सभी को सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम अर्ज करता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों,
इस मुल्क को आजाद हुए 70-72 साल हो गए। हमने दीगर पार्टियों को अपना वोट दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन हमें बदले में मिला क्या? आज हम सबसे बड़े गुनहगार ये हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, दाढ़ी टोपी ओढ़ने वाले हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर दाढ़ी टोपी ओढ़ना जुल्म है? ये संविधान के अंदर सबको आजादी है कि हर आदमी अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मान सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब इस मुल्क के अंदर आजाद हैं, तो हमें आजादी है अपने धर्म को सही तरीके से लेकर चलने की। इसी तरीके से हमें आजादी है एक पार्टी को सपोर्ट करने की। आज तक हमने तमाम पार्टियों को सपोर्ट किया, वोट किया, लेकिन किसी ने हमारा साथ दिया। आज अल्लाह का एहसान करम है कि हमारे बीच अपनी पार्टी आ गई है जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सीट से हमारे प्रत्याशी है तस्लीम अहमद फौजी साहब। तो हमें इस बार अपनी पार्टी को बनाना है। अभी आप जानते हो कि एक आदमी है सुनील कुमार, जिसका बयान था कि मुसलमान औरतों को, बच्चों को और बेटियों को कब्र से निकालकर उनका बलात्कार किया जाए। ऐसे आदमी को सपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो अब आप बताओ, हम सपा को वोट करें या अपनी पार्टी को वोट करेंगे? तो हमारे कहने का मकसद यह है कि ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना है तो देश को आगे लेके चले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करें, नौकरियों की बात करें, विकास की बात करें। जो हमारे अंदर बंटवारा करे उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। टाइम की कमी है, मैं 2 शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। प्रोग्राम को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए हमारे विधानसभा सचिव रहमत अली साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको आवाज देता हूँ, वो अपने 2 मिनट में बात खत्म करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे सभी मेहमान और जिम्मेदार हजरात, मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या देश के क्या हालात हो चुके हैं और किस तरह से हमें जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, बात यह है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ और पिंडाल में आकर उनका जोरदार स्वागत करें और इस्तकबाल करें। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी जख्मों से भरी है, कि जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लिया। कि जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लिया। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी क्यों ना करें जब आप हमारे साथ हैं। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे यहाँ पर वक्त की किल्लत है। मन तो बहुत कुछ कह रहा था, और इसी शेर के साथ अपनी विदाई चाहूंगा कि काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर चले तो रंज मुसलमान को भी हो। काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर चले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। भी रहमत अली बोल रहे थे। हमारे दरमियान में प्रदेश सचिव मौलाना इमरान कासमी साहब भी तशरीफ फरमा चुके हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हस्तिनापुर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले आरिफ पठान साहब, मैं उनसे दरखास्त करता हूं 2 मिनट में अपनी सभी हजरात को अस्सलामु अलैकुम। वक्त की कमी देखते हुए मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा सिर्फ। नफरतों के मौसम में उल्फतें जगाएंगे, नफरतों के मौसम में उल्फतें जगाएंगे। हिंदू और मुस्लिम को हम गले लगाएंगे, हिंदू और मुस्लिम को हम गले लगाएंगे। ऐ मेरे वतन वालों, आओ एक हो जाए और फिर से सोने की चिड़िया मुल्क को बनाए, फिर से सोने की चिड़िया मुल्क को बनाएंगे। और एक शेर और हाजिर कर दूं, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा क्योंकि वक्त की कमी देखते हुए। मुल्क को तुमने ये क्या से क्या कर दिया, मुल्क को तुमने ये क्या से क्या कर दिया। जो न हो ना था भारत में वो कर दिया, मुल्क को तुमने ये क्या से क्या कर दिया। जो न हो ना था भारत में वो कर दिया। हिंदू मुस्लिम को तुमने जुदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम को तुमने जुदा कर दिया। रहना आपस में तुमने सजा कर दिया, रहना आपस है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम, हमारी कहानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है। मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारी, मैं आवाम, दूर दराज से आई आवाम को मेरा भावपूर्ण नमस्कार, आदाब, जय भीम। सबसे पहले संविधान निर्माता वे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आप लोगों के बीच अपनी बात का आगाज करती हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ, भारत की राजनीति के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर 75 वर्षों में, 75 वर्षों के सफर में एक नायाब हीरा जिसका नाम बैरिस्टर अशरुद्दीन ओवैसी साहब है, जो वक्त हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के गरीब दलित जो लोग जो अपनी बात कह नहीं सकते, जो अपने हक बेबस, जो अपनी बात रख नहीं सकते, उनके हक और अधिकार और हिस्सेदारी की बात करते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3% वाले राज कर रहे हैं और 19% वाले उनकी गुलामी कर रहे हैं। 7% वाले राज कर रहे हैं और 19% वाले उनकी गुलामी कर रहे हैं। 11% वाले राज कर रहे हैं, उस गद्दी पे बैठे हैं और मात्र 3%, 2%, 7% सब राज कर रहे हैं और 19% वाले उनकी दरी बिछा रहे हैं, कुर्सियां बिछा रहे हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं। मैं आपसे
बीमार हो और ना तो आप डॉक्टर बदल रहे हो, ना दवाई बदल रहे हो। और बीमारी क्या है आपको? गुलामी की बीमारी लग चुकी है। 75 वर्षों से आपको गुलामी की बीमारी लग चुकी है। ना तो आप दवाई बदलना चाहते हैं और ना ही डॉक्टर बदलना चाहते हैं, तो कैसे ठीक होगे? और इस बीमारी का इलाज क्या है? हुकूमत। बीमारी का इलाज, गुलामी नामक बीमारी का इलाज है हुकूमत। समाजवादी अभी नए ही वाक्य ले लेते हैं। न्यूज़पेपर में परसों ही सुना है आप लोगों ने और हमने पढ़ा भी होगा, टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, न्यूज रिपोर्टर भी बता रहे हैं, हर जगह आपको सुनने के लिए मिला होगा। मात्र 2% वालों से अखिलेश यादव, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उनसे गठबंधन कर लिया, पर 19% वालों से गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्होंने आपसे गठबंधन कर लिया तो आपको अपने बराबर में बिठाना होगा, आपके हक, आपके अधिकार की बात करनी होगी। इसीलिए फिर जब आपको अधिकार मिलेगा, आपको बराबर में बैठाएंगे, तो फिर गुलामी कौन करेगा? गुलामी कौन करेगा उनकी? तो इसलिए आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। 2%, 3%, 7% वाले से करने के लिए तैयार है गठबंधन, पर आपसे नहीं करेंगे। अपने शब्दों को विराम देते हुए, सिर्फ ये कहते हुए कि कागज के इंसान पर आपकी निगरानी है, कागज के इंसान पर आपकी निगरानी है। अंधी सत्ता के हाथों मासूमों की जान गंवानी है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। आपके पास जमीन है, कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन सोचो पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, बच्चों के भी बच्चे होंगे, जमीनें छोटी पड़ जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज में बहुत से हिस्से लग जाएंगे और तबाही बर्बादी के पीछे हमारे जैसे शाहिद भाई, मंजूर जैसे, मुनकाद भाई की तरह लोग जिम्मेदार हैं, जो मुसलमानों का वोट ले जाकर गैरों की झोली में डाल देते थे। वो मुख्यमंत्री बनते थे, उनकी कौम तरक्की करती थी और हमें लेमन चूस की तरह 2-4 मंत्री पद दे दिया करते थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती थी। मुसलमानों की बर्बादी की वजह आजादी के बाद से हम धर्म निरपेक्षता का लबादा ओढ़े पार्टियों के पीछे चलते रहे और हमने अपना कोई रहबर, रहनुमा या कायद कभी नहीं चुना। हर बिरादरी, हर समाज ने अपना नेता चुन लिया और उनको राजा बना दिया। उन्होंने राज किया, लेकिन हिंदुस्तान में 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और उत्तर प्रदेश में 22% से ज्यादा मुसलमानों से पूछो कि तुम्हारा रहबर या नेता कौन है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम हिंदुस्तान में बिना रहबर के हैं। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर सफर में भी हो तो अपना एक अमीर चुन लो, लेकिन अफसोस हम 35 करोड़ मुसलमानों ने कोई अपना अमीर या रहबर कभी नहीं चुना। साथियों, बुजुर्गों और नौजवानों, कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की पार्टी बने, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है और हम वोट का समंदर है। जिस दिन हमारी पार्टी एमआईएम के झंडे के नीचे हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, तो सारी पार्टियां नदी और नाले की तरह आके हमसे मिलेंगे। हम इंशाअल्लाह अपनी शर्त पर हुकूमत बनाएंगे। हमारे सदर ओवैसी साहब मुसलमानों का हक हिस्सा ले लेंगे। हम टिकट मांगने वाले नहीं, बल्कि टिकट देने वाले बन जाएंगे।
हमको शक की नजर से देखा जाता है, जबकि इतिहास गवाह है कि आजादी से लेके आज तक हमने अपने मुल्क से वफादारी की है। हमारे मजहब में भी कहा गया है कि मुल्क के वफादार रहो, और इंशाअल्लाह यह मुल्क जिसको हमारे बाप दादा ने चुना है, बंटवारे के वक्त अपना ये मुल्क छोड़ के पाकिस्तान नहीं गए। उस मुल्क पर कभी खतरा आया तो मुसलमान इंशाअल्लाह हमेशा आगे की लाइन में लड़ेगा। बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपने सदर से गुजारिश करता हूँ कि वक्त निकाल के मेरे शहर में भी अपनी बात कहें, और मैं भी बाकी बातें मेरठ शहर में इंशाअल्लाह करूँगा। किठार के बहादुर बुजुर्गों और नौजवानों, मेरठ हम लोगों की अपील सुनने जरूर आइएगा। बस यह गांठ आप बांध लो कि आज नहीं तो कल आपको अपना सियासी अमीर चुनना ही है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नवाब बहादुर यार जंग मरहूम की तमाम सलाहियतों और खूबियों के आमीन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आज हिंदुस्तान की सियासत में अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो हमारी कौम को बेदार करने संवारने की हर मुमकिन कोशिश करते जा रहे हैं, और वो हमारे मुल्क के नामवर फर्जिंद हैं। हालात जमाना और कानून पर उनकी उंगलियों की गिरफ्त बहुत मजबूत और मुस्तहकम है। आज हमें अपनी कौम के ऐसे मुखलिस लीडर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जिस मेहनत और जाफिशानी से हमारे अंदर एतमाद की राह हमवार की है, अगर हम इस बात को नहीं समझे तो तारीख हमें फरामोश कर देगी। दोस्तों, नौजवानों, जेल बंद हो रही है, बाकी बातें इंशाअल्लाह मेरठ में कहूँगा। आप आइएगा जरूर। बुजुर्गों, मैं आपसे अपनी सेहत और जल्दी जेल से रिहाई की दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। खुदा हाफिज। आपका अतीब अहमद। मगर मजबूरी में अपना खत पढ़ने के लिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि आप ही जाके मेरा खत पढ़ो। मैं अपनी बात कहूँ इससे पहले इसे मुझे कुछ शिकायत है कि प्रचार के दौरान मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब से गांव में बदतमीजी की गई, उन्हें गालियां भी दी गई और उनको अपनी बात कहने से भी मना कर दिया गया। यहाँ तक कि असलहे भी चमकाए गए। किठौर के नौजवानों, आप बहुत बहादुर हो और दिलेर भी हो, लेकिन क्या ये बहादुरी अपने भाइयों को दिखाना चाहिए जो आपके हक की बात कहने आए हो? उनकी बात सुनने की बजाय अपने दरवाजों से भगाना बात समझ में नहीं आती। हम सब कुछ मांगने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ गफलत से जगाने और ये कहने आए हैं कि मुसलमानों अपना हक हिस्सा कब लोगे। शाहिद मंजूर भाई साहब मेरे बड़े दोस्त हैं। वो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने, लेकिन उनकी कलम में ताकत नहीं दी गई। उनका इस्तेमाल किया गया और कमजोर किया गया। हमारी कलम चल जाए तो मुसलमानों के दिन बदल जाए और उसके ऊपर कोई कलम न चल पाएगी। जहां तक हमारी पार्टी MIM की मुखालफत की बात है, अच्छी और सच्ची बात की मुखालफत बहुत होती है। तारीख गवाह है, इस्लाम की जितनी मुखालफत हुई, दुनिया में किसी मजहब की मुखालफत नहीं हुई, और थोड़े ही अरसे में इस्लाम दुनिया में छा गया। आज ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जो मेहनत कर रहे हैं, कोई
ओवैसी साहब को नेता बनने का बुखार नहीं है, बल्कि वो अपने जिम्मेदारी और फरीजा समझकर अंजाम दे रहे हैं। ओवैसी साहब की शख्सियत किसी बात की मोहताज नहीं है। वो बड़े बाप के बड़प्पन लिए हुए बड़े बेटे हैं। आप बैरिस्टर हैं, चाहते तो